नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन है, राष्ट्रीय संस्करण है। तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। पुंछ में 3 लोगों की मौत पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ब्रिगेडियर को हटाया गया, 3 अन्य अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी। और पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया था हत्या का मामला। पुंछ पहुंचे सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे हमले वाली जगह पर का दौरा कर हालात की समीक्षा की है। आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और आम लोगों की सुरक्षा के दिए निर्देश। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजौरी पुंछ का दौरा कर हालात की समीक्षा करेंगे। गुरुवार को कुछ पुंछ में आतंकी हमले में 4 सैन्यकर्मी भी हुए थे बलिदान। देखिए, सेना में जब किसी सैन्यकर्मी के ऊपर कोई आरोप लगता है तो सबसे पहले उसकी जांच के लिए COI यानी कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है। यह ठीक इसी तरीके से जैसे सिविल पुलिस में FIR दर्ज होती है ना, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में पूरे मामले की जांच होती है, लेकिन कोई सजा नहीं दी जाती। लेकिन आप देखते हैं निलंबित किया जा सकता है, हटाया जा सकता है इसमें। तो उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए, जीवन साथी को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना क्रूरता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पति को सार्वजनिक रूप से परेशान और अपमानजनक करने का कृत्य अत्यधिक क्रूरता के दायरे में आता है। कोर्ट ने कहा है कि पति या पत्नी की छवि को सार्वजनिक रूप से खराब करने के लिए जीवन साथी द्वारा लगाए गए अपमानजनक और निराधार आरोप क्रूरता के सिवाय कुछ नहीं है। ये भी याद रखिएगा, आजकल इस तरह के मामले भी खूब आ रहे हैं। देश को ईसाइयों के योगदान पर गर्व है, मोदी साहब कह रहे हैं हमारे। गाजा में शरणार्थी शिविर पर बमबारी, 70 मारे गए। आप देख रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है ना, उसी की बात हो रही है पूरा। यह आप देखिए, हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिल जाएगा। ये है हमारा प्यारा भारत। और यहां से आप जाएंगे तो यहां आप लोगों को इजराइल देखने को मिलेगा। यहाँ इजराइल, ए भूमध्य सागर हो गया, ए अरब क्या लाल सागर हो गया। यहां आप देखेंगे इसी क्षेत्र की बात हो रही है। लंबे समय से आप देख रहे हैं कि दोनों में युद्ध चल रहा है। हमारी कंपनियों से भेदभाव ना करे भारत, ये आप देखिए कौन कह रहा है, चीन कह रहा है। कहा कानून के अनुसार अफसरों को देश देंगे राजनयिक सुरक्षा व सहायता। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में वीवो के अफसरों को किया ना गिरफ्तार। तो उसी की बात हो रही। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूं मैं। और इसकी स्थापना के बारे में जरूर याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। किसका, ईडी का। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। इस स्वास्थ्य बीमा को सस्ता करने की तैयारी में है केंद्र सरकार। फ्रांस से 276 भारतीयों को लेकर विमान ने भरी उड़ान। अभी आप देखते हैं कि मानव तस्करी के संदेह में रोके गए थे ना 303 यात्री, तो उसी को लेकर बातें हो रही। ये आप देखिए, मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट में ओबीसी भारी है। 28 मंत्रियों ने ली है शपथ। मंत्रिमंडल का किया गया विस्तार। 18 ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार कैबिनेट में आए हैं। मंत्रियों की संख्या हुई 31 और 13 ओबीसी, 5 SC, 5 ST और 8 सामान्य वर्ग के हैं। एक बात और आपको बता दूं, देखिए कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे और विधानसभा में 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। और मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी है। इसे 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। और इसी से अलग करके आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य बना था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इमरान के खिलाफ चुनाव लड़ेगा हाफिज सईद का बेटा। अब पाकिस्तान में आतंकी सत्ता कब्जा की फिराक में है। आगामी चुनाव में 26/11 के आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद पूर्व PM इमरान खान के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। और उसने लाहौर के NA 122 निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन भरा है। इस सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने वालों में इमरान खान व तलहा के अलावा सरदार लतीफा घोसा, अजहर सिद्दीकी, ख्वाजा साद रफीक शामिल हैं। ये आप देखिए, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। यहाँ इमरान खान की तो बुरे दिन चल ही रहे हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा ही हिस्सा था। आपराधिक न्याय विधेयकों को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी। पिछले सप्ताह संसद ने इन विधेयकों को किया था ना पारित। और नए कानूनों में न्याय पर केंद्रित किया गया है ध्यान। ये आप देखेंगे। एक और बात आपको बता दूं कि देखिए, जब कोई कानून बनाना होता है तो राज्यसभा लोकसभा में जब आता है कोई प्रस्ताव तो उसे आप लोग विधेयक कहते हैं। जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है आपका। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं।
सभी टोल प्लाजा में एम्बुलेंस तैनात करने की तैयारी। नई एम्बुलेंस की खरीद की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अभी पूरे देश में केवल 300 एम्बुलेंस ही है एनएच पर। आप क्रिसमस मनाइए लेकिन सैनिकों के बलिदान को ना भूलिए, हमारे प्रधान न्यायाधीश कह रहे हैं, डीवाई चंद्रचूड़ साहब। व्यापार के जहाजों पर हमले के बाद नौसेना ने अरब सागर में तैनात की है 3 युद्धपोत। मुंबई पहुंचा जहाज एमवी कैम पिलोटो। नौसेना की टीम ने की जांच और विवरणों का पता लगाने को फॉरेंसिक व तकनीक विश्लेषण की जरूरत होगी। अभी आपने देखा है कि अरब सागर में जो आप देखते हैं कि ड्रोन हमला हुआ था, उसी को लेकर हमें सुरक्षा बरतनी पड़ रही है। अन्य राज्य के आय प्रमाण पत्र पर प्रवेश से मना नहीं कर सकता है केबीएस यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन। मुकदमेबाजी के कारण कक्षा 1 में नहीं हुआ था छात्र का दाखिला। दिल्ली हाईकोर्ट ने अब तीसरी कक्षा में प्रवेश के लिए दिया आदेश। जल्द अयोध्या से अमृत भारत को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। वैष्णव साहब कह रहे हैं। रेल मंत्री ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के रैक का किया निरीक्षण। अयोध्या होकर चलेगी पुल तकनीक से बनी गैर वातानुकूलित ट्रेन। ट्रेन की विशेषता की अगर बात करें तो रेल मंत्री ने बताया कि पुल तकनीक से बनी ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा व आराम का पूरा ध्यान रखा गया। उन्होंने बताया कि ट्रेनों को चलाने में दुनिया भर के में 2 तरह की तकनीक इस्तेमाल होती, एक डिस्ट्रीब्यूटेड पावर टेक्नोलॉजी और दूसरा पुल टेक्नोलॉजी। डिस्ट्रीब्यूटर पावर टेक्नोलॉजी में हर दूसरे या तीसरे कोच में एक मोटर होती है जो ओवरहेड उपकरण के माध्यम से आपूर्ति की गई बिजली की मदद से चलती है। वंदे भारत ट्रेन इसी पर आधारित है। दूसरी तकनीक पुल है, जिसका मतलब है कि ट्रेन में 2 इंजन होते हैं, एक सामने की तरफ और दूसरा अंत में। जहां आगे वाला इंजन ट्रेन को खींचता है, वहीं पीछे वाला इंजन ट्रेन को आगे की तरफ धकेलता है। फर्जीवाड़ा सामने आने पर सेना की ग्रुप सी भर्ती रद्द की गई। शिमला में तैनात चतुर सैनिककर्मी के सुशील उगले राज लाखों रुपए लेकर फर्जी परीक्षार्थी करता था तैयार। आप लोगों से यही तो कहता हूं, जैसे तैसे कोई पेपर होता है और पेपर देकर आप लोग बाहर निकलते हैं, घर नहीं पहुंच पाते हैं, आपको मालूम चलता है कि पेपर में फर्जीवाड़ी हो गई, पेपर आउट हो गया, धांधली हो गई। ये आप देखते व्यवस्था हर राज्य में आप लोगों को देखने को मिलती है और केंद्र के कई आप सेंट्रल के एग्जाम रहते हैं उनमें भी देखने को मिल रही है, तो इसलिए एक चिंता का कारण भी बना हुआ है। ये आप देखते हैं कि राजनीति की खबरें हैं और 2024 में आप देखते हैं कि लोकसभा के चुनाव हैं, तो उसी पर चल रही हैं आजकल खूब बातें। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप गठबंधनों की बातें भी हो रही हैं। कोई कह रहा था भैया जी वो शिवराज सिंह चौहान को जगह नहीं मिली मंत्रिमंडल में, अब क्या मिलेगा, क्या केंद्र में कोई उन्हें पद मिलेगा? तो देखिए अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि राजनीतिक विश्लेषक का काम मैंने तो बंद कर दिया, क्योंकि बीजेपी वालों का आप देखते हैं अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए मुख्यमंत्री क्या सोचा था मध्य प्रदेश में और कुछ और ही निकला राजस्थान में, इसी तरह छत्तीसगढ़ में। तो इसलिए आप देखते हैं कि अब हो सकता है कि दे दें केंद्र में कुछ, हो सकता है कि ना दें, कुछ भी हो सकता है उनके यहाँ। हर पार्टी अब देखते हैं कि अपने जो भी निर्णय लेती है उससे चौंका देती है और अंदाजा रखे के रखे रह जाते हैं। ये गुजरात और राजस्थान में मिले सरस्वती के प्रमाण। ये दोनों राज्यों में सरस्वती का प्रवाह क्षेत्र खंगालने पहुंची विकास बोर्ड की टीम। सर्वे के बाद वाड़िया हिमालय भूविज्ञान संस्थान करेगा सैंपलों की जांच। सरस्वती नदी के पैलियो चैनल पर मिली 70% पुरातात्विक सभ्यताएं भी। और वैदिक काल में आदि बद्री से लेकर गुजरात के कच्छ के रण तक सरस्वती नदी की अविरल धारा बहती थी, ऐसा कहा जा रहा है। कर्नल करणवीर ने जालंधर में ली अंतिम सांस। 8 वर्ष से कोमा में थे। 2015 में कुपवाड़ा में आतंकी मुठभेड़ में साथी को बचाने के बाद हुए थे घायल। ऊपर वाले से दुआ करिए इनकी आत्मा को शांति मिले। और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं ना कि अगर कोई ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रहा है, धर्म निभा रहा है, तो वो हमारी सेना ही है। तब हम लोग आप देखते हैं कि आराम से सो पा रहे हैं। तबला वादकों ने ग्वालियर दुर्ग में रचा इतिहास।
एक सुर और एक ताल और उंगलियों से जादू बिखेर बनाया विश्व रिकॉर्ड। गिनीज बुक के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को सर्टिफिकेट सौंपा है। जो आप देखते हैं कि मोहन यादव है ना, उन्हें सौंपा गया है। पंडित गणपति भट्ट को मिला है तानसेन सम्मान, ये भी याद रखें। तानसेन समारोह 2023 में प्रतिष्ठित तानसेन अलंकरण सोमवार को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कर्नाटक के पंडित गणपति भट्ट हसनगी को प्रदान किया गया। तानसेन समाधि स्थल पर आयोजित विश्व संगीत समागम में इस अलंकरण के साथ उज्जैन की संस्था मालव लोक कला उज्जैन को राजा मोहन सिंह तोमर सम्मान प्रदान किया गया। एमपीपीएससी के लिए और एमपी में जितने भी एग्जाम होते हैं काफी महत्वपूर्ण है, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। भूजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा खतरनाक स्तर पर है। एनजीटी ने दिल्ली समेत 27 राज्यों को जारी किया नोटिस, कहा जानकारी के बावजूद नहीं उठाए उचित उपाय। और एक बात आपको बता दूं, देखिए एनजीटी यानी कि राष्ट्रीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, उसी की बात हो रही है। और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इस तरह से क्वेश्चंस भी पूछ लेता है कई बार। सबरीमाला भक्तों के लिए करें भोजन व पानी की व्यवस्था, केरल हाई कोर्ट कह रहा है। ये सबरीमाला केरल में देखते हैं ना मंदिर, यहाँ आप देखते हैं पहले महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं थी, बाद में आप देखते हैं कि कोर्ट ने फैसला दिया था, कोर्ट ने हस्तक्षेप करना पड़ा था। मेक इन इंडिया के भाव संकल्प से लोकल को कर रहे हैं ग्लोबल। ड्रैगन वेदम पानीपत के कंबल की गुणवत्ता चीन के उत्पादों पर पड़ी भारी, वैश्विक बाजार में 20% तक बढ़ाई बढ़त, अच्छी पहल है। ये आप देखें संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी आपको यहां से मिल जाती है। फिर से करीब आते अमेरिका पाकिस्तान। ये आप देखेंगे कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का हालिया अमेरिका दौरा द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टि से अहम रहा है। इसके समूचे क्षेत्र और विशेष रूप से भारत के लिए भी गहरे निहितार्थ हैं। इसे समझने के लिए मुनीर के दौरे की कड़ियां जोड़ते हैं। मुनीर का हफ्ते भर से अधिक का अमेरिकी दौरा 12 दिसंबर से शुरू हुआ और इस दौरान उन्होंने अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्री के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख से मुलाकात की। वह चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन, वरिष्ठतम अमेरिकी जनरल और अमेरिका की पश्चिमी कमान के मुखिया सहित कई सैन्य अधिकारियों से भी मिले। पश्चिमी कमान ही पाकिस्तान से जुड़े मामले देखती है। मुनीर अमेरिकी थिंक टैंक के सदस्यों से भी मिले हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा से मिलने पर वह न्यूयॉर्क भी गए हैं और इस सब से यहाँ यही जाहिर होती है कि अमेरिका ने उनके स्वागत में लाल कालीन बिछाया हुआ था और उसने मुनीर की ऐसी आवभगत की मानो वह पाकिस्तान की वरिष्ठ राजनीतिक हस्ती हो। ऐसा कर अमेरिका ने पाकिस्तान की इस वास्तविकता को भी स्वीकृति दे दी कि सेना प्रमुख सैन्य कमांडर होने के साथ ही सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुनीर का शायद ही ऐसा स्वागत किया गया होता, विशेषकर तब जब पाकिस्तान में एक कार्यवाहक सरकार है और 8 फरवरी को वहां चुनाव प्रस्तावित है। कुछ नेता इन चुनावों को लटकाना चाहते हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आपत्तियों को खारिज कर दिया है। देखिए यहाँ संयुक्त राष्ट्र की बात हुई, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब आप लोग कहेंगे कि अमेरिका पाकिस्तान को इतना तवज्जो क्यों दे रहा है, पाकिस्तान तो बुरी हालत में जी रहा है। एक बार आप पाकिस्तान को देखिए, ये है पाकिस्तान। अगर यहाँ आप देखते हैं कि किसका अमेरिका का कंट्रोल रहता है तो आप देखते हैं पूरे क्षेत्र पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। इसलिए ये महत्वपूर्ण रहता है, समझ रहे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण रहता है काफी। यदि कुछ अप्रत्याशित घटित नहीं होता तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए 8 फरवरी को चुनाव होने तय है। नेशनल असेंबली में 336 सदस्य की है और इनमें से 266 का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। शेष सीटें गैर मुस्लिम और महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इनमें चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के आधार पर आवंटित किया जाता है। और जहां तक सामान्य सीटों की बात है तो शेष 4 राज्यों में मिलाकर जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा अकेले पंजाब में है। इसलिए जिस पार्टी की पंजाब पर पकड़ हो जाए पाकिस्तान पर उसी का नियंत्रण हो जाता है। यह पाकिस्तान की राजनीति का अटल तथ्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुनीर यह सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी
पार्टी तहरीक ए इंसाफ यानी कि पीटीआई चुनाव में सफल ना हो पाए और इमरान अभी जेल में है और सेना के दबाव के चलते कई पीटीआई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। माना जा रहा है कि मुनीर सेना को नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी कि पीएमएलएन के पक्ष में लामबंद करने का प्रयास करेंगे। 3 बार पाकिस्तान की कमान संभाल चुके शरीफ 2 महीने पहले ही लंदन से लौटे हैं। अब तब से रैलियां बैठक कर रहे हैं लेकिन उनका पुराना करिश्मा नादार दिख रहा है। मुनीर के साथ उनके रिश्ते बढ़िया है। वास्तव में यह शरीफ ही थे जिन्होंने गठबंधन सरकार की कमान संभाल रहे अपने भाई शहबाज शरीफ पर जोर डाला कि वह मुनीर को सेना प्रमुख बनाए, जबकि इस राय में कुछ तकनीकी मुश्किलें भी थी। फिलहाल तो यही लगता है कि चुनाव बाद नवाज शरीफ के नेतृत्व में कुछ अन्य दलों की मिलीजुली सरकार बनेगी, क्योंकि सेना किसी भी कीमत पर इमरान को सत्ता से दूर रखना चाहेगी। शरीफ के सत्ता संभालने की स्थिति में मुनीर का रसूख भी बना रहेगा और समय के साथ शरीफ भी सत्ता पर अपनी पूरी पकड़ बनाने का प्रयास करेंगे, जैसा कि वह अतीत में कर चुके हैं। अमेरिका में मुनीर की खातेदारी से यह भी झलकता है कि वॉशिंगटन को फिलहाल इमरान की सत्ता में लौटने के कोई आसार नहीं दिखते हैं। अमेरिका और इमरान के बीच रिश्तों में गड़बड़ मार्च 2022 में तब हुई जब उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका की सह पर उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। मुनीर के अमेरिकी दौरे को भारत के दृष्टिकोण से भी देखना होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका पाकिस्तान को लेकर अपनी नाराजगी त्यागने को तैयार है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ 20 साल चली लड़ाई में पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया और तालिबान की तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी को समर्थन ने पाकिस्तान को कुपित किया हुआ है। और जिस दिन मुनीर वाशिंगटन पहुंचे उसी दिन टीटीपी ने डेरा इस्माइल खान में एक हमला किया जिसमें 23 लोग मारे गए। और वहीं अफगान शरणार्थियों को बेदखल करने को लेकर भी तालिबान पाकिस्तान से नाराज है। अमेरिका नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान में अराजक माहौल बने, क्योंकि उसने आतंकी समूहों की गतिविधियों के लिए अनुकूल स्थितियां बन जाएंगी और इसलिए मुनीर को यह संदेश भी दिया गया होगा कि वह काबुल पर सख्ती भले ही करे लेकिन उस दायरे तक नहीं कि स्थितियां बिगड़ने लगे। अमेरिका यह भी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान पूरी तरह चीन की कठपुतली बन जाए और पता नहीं अमेरिका या फिर कोई और शक्तिशाली देश चीन पाकिस्तान की मजबूत कड़ी को कमजोर करने में सक्षम होगा या नहीं, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान में प्रभावी बने रहना चाहता है। अमेरिका की मंशा यही है कि ईरान से लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों तक पूरी तरह चीन का दबदबा न बने जाए और इसलिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ नए सिरे से अपने रिश्तों को मजबूत करने में लगा हुआ है। आसिर मुनीर भी जानते हैं कि पाकिस्तान को आर्थिक बदहाली से बाहर निकालने में अमेरिका से बेहतर मददगार देश कोई और नहीं हो सकता है। अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और यदि पाकिस्तान चुनाव में इमरान खान ने कोई उलटफेर कर सत्ता वापसी कर समीकरण नहीं बदले तो पाकिस्तान एवं अमेरिका के रिश्ते और परवान चढ़ते जाएंगे। भारत के लिए इसके गहरे निहितार्थ है और अमेरिका हिंद प्रशांत में जहां भारत को साझेदार बनाएगा वहीं पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को बहाल कर हमारे पश्चिम में अपने प्रभुत्व को बढ़ाएगा। लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं, इनका नाम है विवेक काटजू साहब। इनके द्वारा आप देखते हैं कि लिखा गया है आर्टिकल, कर्ज बढ़ा रही है रेवड़ी संस्कृति। ये आप देखिए भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है, लेकिन इसके साथ ही कर्ज का बोझ भी बढ़ रहा है। हाल में आई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल कर्ज चालू वित्त वर्ष की जुलाई से सितंबर तिमाही में बढ़कर 2.47 लाख करोड़ डॉलर यानी कि 205 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसमें केंद्र का हिस्सा 161 लाख करोड़ और राज्यों का 44 लाख करोड़ रुपए है। इस हिसाब से हर भारतीय पर 1,40,000 रुपए का कर्ज है, यानी कि हम पर भी भाई 1,40,000 का कर्ज है, आप पर भी है, हमने तो लिया ही नहीं है तब भी है। 2014 में केंद्र सरकार पर कुल देश और विदेश दोनों तरह का कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था और देखिए बढ़कर आप देखते हैं कि 205 हो गया है। और इस हिसाब से देखें तो पिछले 9 साल में भारत सरकार पर अच्छा खासा कर्ज बढ़ा है। रिपोर्ट में राजकोषीय घाटा का ब्यौरा भी दिया गया है जो अभी 9.25 लाख करोड़ रुपए है और यह कुल कर्ज का 4.51% है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल कमाई और खर्च के बीच का अंतर होता है। IMF का कहना है कि भारत का सामान्य सरकारी कर्ज 2028 तक इसके सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP के 100% से ऊपर पहुंच सकता है। हालांकि इस पर आप देखते हैं कि वित्त मंत्रालय ने असहमति जताई। सरकार का मानना है कि इस कर्ज से देश की अर्थव्यवस्था को जोखिम काफी कम है, क्योंकि एक तो ज्यादातर कर्ज भारतीय मुद्रा यानी कि रुपए में है और दूसरी GDP के मुकाबले इस कर्ज का अनुपात कम है। और आप देखेंगे इसके साथ ही
इसके साथ ही इस समय भारत की अर्थव्यवस्था 3.35 लाख करोड़ डॉलर के साथ दुनिया भर में 5वें नंबर पर है। और आप देखिए 2028 तक इसके तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। इस समय देश में रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और अन्य जो आधारभूत ढांचा तेजी से बन रहा है उसमें पैसा तो लगेगा ही। और जापान का कर्ज उसकी जीडीपी का 255% है, तो ग्रीस और सिंगापुर का 167%, इटली का 143%, अमेरिका का 123%। इस हिसाब से तो भारत का सामान्य सरकारी कर्ज इसकी जीडीपी का 81% कम है ही है। और हालांकि भारत और अन्य विकसित देशों के कर्जों में बड़ा अंतर है कि अन्य विकसित देश अपने देश के केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं, वही भारत विदेशी कर्ज ज़्यादा है और बढ़ रहा है। विकसित देशों की आमदनी भी भारत के मुकाबले ज़्यादा है और उन देशों में रेवड़ी योजनाओं की ना के बराबर है। वहाँ सरकारें केवल शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जुड़ी सेवाएं ही मुफ्त में देती है। इसके विपरीत दक्षिण भारत से शुरू हुआ मुफ्तखोरी का यानी कि रेवड़ी बांटने का सिलसिला आज पूरे देश में पसर चुका है, जो लगातार राजकोषीय घाटे को बढ़ा रहा है। भारत में शायद ही ऐसी कोई प्रमुख पार्टी है जिसने मुफ्त की रेवड़ियों बांटने की सियासत ना की हो। मुफ्त गेहूं चावल से लेकर मुफ्त सिलेंडर मोबाइल तक इन सब चीज़ों में कर्ज की धनराशि खर्च की जा रही है। अभी भारत के कुल कर्ज में कॉरपोरेट ब्रांड की हिस्सेदारी 21.52% के साथ लगभग 44 लाख करोड़ रुपए है, जो चिंताजनक है। मार्च 2014 में भारत पर 446.3 अरब डॉलर विदेशी कर्ज था, जो मार्च 2023 के अंत में बढ़कर 629.7 अरब डॉलर पहुंच गया है। इस कर्ज की वृद्धि में अमेरिकी डॉलर की कीमत में वृद्धि का भी योगदान है। पिछले कुछ समय से $1 की कीमत 83 रुपये के आसपास बनी हुई है। असल में कर्ज दो तरीके से लिए जाते हैं, आंतरिक या बाह्य यानी विदेशी ऋण। आंतरिक ऋण में खुले बाजार से जुटाए जाने वाला कर्ज, कॉर्पोरेट बॉन्ड, रिजर्व बैंक को जारी विशेष शेयर और आप देखेंगे क्षतिपूर्ति और अन्य ब्रांड शामिल होते हैं। जबकि विदेशी ऋण वह ऋण होता है जिसे दूसरे देशों की सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों सहित विदेशी कर्जदाताओं से लिया जाता है। कल्याणकारी योजनाओं, आधारभूत संरचना के विकास के लिए सरकार को विदेश से कर्ज लेना पड़ता है। कोरोना काल में भारत सरकार ने लोगों को वैक्सीन के 220 करोड़ डोज मुफ्त में लगाए। तब से शुरू हुआ मुफ्त में राशन बांटने का सिलसिला आज भी जारी है। लोगों को भले ही ये सब मुफ्त में मिले, लेकिन केंद्र सरकार ने तो इसके लिए भुगतान किया है। वास्तव में सरकार की आमदनी और खर्च ही कर्ज को निर्धारित करते हैं। अगर खर्चा आमदनी से ज़्यादा है तो सरकार को कर्ज लेना ही पड़ेगा। सब्सिडी और विभिन्न रेवड़ी योजनाओं पर उधार लेकर किए गए खर्च पर सरकार को कोई रिटर्न भी नहीं मिलता है। रेवड़ी बांटने के लिए आप देखिए सरकार द्वारा जो आज इतना कर्ज लिया जा रहा है उसका बोझ न केवल हम पर है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी यह चुकाना होगा। और बजट का एक हिस्सा इन कर्जों के ब्याज पर चला जा रहा है। और देश का दुर्भाग्य है कि सरकारें कर्ज से चल रही हैं। अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं रोजगार बढ़ाने की तुलना में विभिन्न रेवड़ी योजनाओं को प्राथमिकता जा रही है। यदि रोजगार एवं उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो आय असमानता कम नहीं होगी, तो कर्ज तो लेना ही होगा। विडंबना यह भी है कि अनाज के मामले में देश के आत्मनिर्भर होने के 5 दशक बाद भी देश में की 2/3 आबादी सरकार की ओर से दिए जा रहे मुफ्त अनाज पर निर्भर है। तो आप समझ सकते हैं, सरकारों को समझना होगा कि आर्थिक तौर पर पिछड़े जन किसी राष्ट्र के ऊपर बोझ होते हैं, जबकि आत्मनिर्भर नागरिक उसके लिए संपत्ति होते हैं। मुफ्त की योजनाओं की राशि को रोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खर्च करने की जरूरत। तभी लोगों का सामाजिक उत्थान और प्रगति होगी और देश आत्मनिर्भर बनेगा। लेखक जेएनयू के अटल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं, इनका नाम है डॉक्टर विजय कुमार तिवारी। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया। ऊर्जा सम्मान, प्रणाम करने से आशीष प्राप्त होता है। प्रणाम करने की प्रवृत्ति व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठता, नम्रता, शिष्टाचार, सोच की उत्कृष्टता का परिचायक होता है। मानव का यह शुभ लक्षण भी है। ये आप देखिए अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। जम्मू की जो सुरक्षा की बात, अभी हमला हुआ है और हर संभव पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि यहाँ शांति फैलाई जाए, बेहतर होगी पुलिसिंग। बिहार में बेहतर पुलिसिंग की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं। अपराधियों पर नकल के साथ साथ न्याय मिलने में देरी ना हो, यह सरकार और पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता में है। इसी के तहत नए साल से बिहार पुलिस में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। आपराधिक मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए अब 1 जनवरी से थानों में प्राथमिकी दर्ज होने के 75 दिनों के अंदर पुलिस को हर हाल में जांच पूरी करनी होगी। अच्छी बात है, होना चाहिए। आप देखते हैं जिन्हें आप रक्षक समझते हैं वही भक्षक निकलने लगते हैं। और आप एफआईआर करवाने जाइए, आपको बड़ी परेशानी होती है, आपसे अच्छे से बात नहीं की जाती है। तो इस तरह के सुधार होना चाहिए। उन्हें अपना कर्तव्य धर्म समझना चाहिए। समाज का दायित्व है स्त्रियों की सुरक्षा। हाल में कर्नाटक के बेलगांव जिले में एक महिला को निर्वस्त्र कर मारपीट करने की मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने समाज पर सामूहिक जिम्मेदारी तय करने का आह्वान किया है। उच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी बेटों को संस्कारित करने की भाव से जोड़ते हुए कहा कि यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं बल्कि बेटा बचाओ की स्थितियां हैं। बेटियों को बचाना जब
जब यह आप लड़के को नहीं बताएंगे आप इसे हासिल नहीं कर पाएंगे। और अदालत ने इस अमानवीय घटना के संदर्भ में समग्र समाज को संबोधित करते हुए कहा है कि लड़कों को महिला का सम्मान करने और उसकी रक्षा करने के लिए कहा जाना चाहिए। अदालत ने हमारी बिखरती सामाजिक व्यवस्था की बात करते हुए कहा है कि अपराधियों की हरकत नहीं बल्कि मौके पर खड़े हो लोगों की निष्क्रियता ज़्यादा खतरनाक है। दरअसल सार्थक संदेश और दायित्वबोध जगाने वाली टिप्पणी की बजाय समाज के लोगों को का मार्गदर्शक बने रहना था। इस घटना के समय आप देखिए 8,000 लोगों की आबादी वाले गांव का केवल एक व्यक्ति उस महिला के बचाव में आगे आया। यही वजह है कि उच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक आप अच्छे समाज का निर्माण नहीं करते आप एक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जब तक हम अगली पीढ़ी में यह मूल नहीं डालेंगे कुछ नहीं होगा। सामूहिक जिम्मेदारी की बात करते हुए अदालत ने कहा कि इतने सारे दर्शक लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। ऐसे में यह सामूहिक कार्यता है, इस पर ध्यान देना होगा। यकीनन यह समग्र समाज की कमजोरी की ही कही जाएगी। सामाजिक परिवेश की ऐसी निष्क्रियता आपराधिक मानसिकता के लोगों का दुस्साहस बढ़ाती, जबकि महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा एक साझी जिम्मेदारी। नकारात्मक वृत्ति के लोगों का एकजुट होकर विरोध करना ही समाज की आदर्श व्यवस्था को बनाए रखने का मार्ग है। उदासीन भाव से चुपचाप ऐसी ज्यादतियां को देखना सहना समाज में बर्बरता को बढ़ावा देने वाला बर्ताव है। ऐसी स्थितियां सामाजिक परिवेश में बढ़ते विखंडन और एकाकीपन की भी बानगी हैं। और चिंतनीय है कि सार्वजनिक स्थलों से लेकर आस पड़ोस तक महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार या मारपीट की घटनाओं में लोग मदद को आगे नहीं आते। बहुत सी घटनाओं में पूरा गांव मोहल्ला या फिर भरा पूरा परिवार चुपचाप बर्बरता होती देखता रहता है और गुहार लगाने पर भी कोई सहायता करने को आगे नहीं आता है। ऐसे में न्यायालय की टिप्पणी में समाहित पीड़ित की सहायता का भाव और बेटों को संस्कारित किए जाने से जुड़े दोनों ही बिंदु समग्र समाज के लिए विचारणीय है। या आप देखिए यहाँ भी टिप्पणियां की जाती हैं, देख लिया करिएगा। या आप देखिए समुद्री डकैती से सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध भारत। समुद्री लुटेरों द्वारा हमलों की आशंका को इस समय लाल सागर में अपने जहाज भेजने से विश्व की कई बड़ी शिपिंग कंपनियां हिचक रही हैं। इस कारण इस कंपनियों को या तो निर्यात रोकना पड़ रहा है या फिर अपेक्षाकृत लंबे रास्तों का उपयोग करना पड़ रहा है। ऐसे में भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी में मल्टा के जहाज के अपहरण के प्रयास के बाद बड़ा कदम उठाया। अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी को निभाते हुए भारत ने विभिन्न देशों के जहाजों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए अदन की खाड़ी में इसको पुख्ता उपाय किए हुए हैं। जरूरी है समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा हेतु उपाय। सरकारी बाबू का पासवर्ड ये तंज कसा जाता है। ममता को मुस्लिम वोट बैंक की चिंता और विश्व स्तर की हो शिक्षा व्यवस्था। महज कुछ सदी पूर्व तक भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी, परंतु विदेशी आक्रांताओं द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने के कारण भारत की यह शिष्टता कायम नहीं रही। उच्च शिक्षण संस्थानों का गुणवत्तापूर्ण विकास करने से भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। इसमें मेडटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है सरकार ने। और कच्चे तेल का रुपये में पहला भुगतान यूएई करेगा संयुक्त अरब अमीरात। अच्छी बात है, डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2023 के दौरान छोटे व मंझोले शेयरों ने कराई जमकर कमाई। ये आप देखिए 45.20% का या 13,074 अंक बड़ा बीएसई स्मॉल कैप इस वर्ष और 41.74% बढ़ा चुका है मिड कैप सूचकांक 22 दिसंबर तक। 16.87% बढ़ चुका है बीएसई का सेंसेक्स 2023 में अब तक। लागत में कमी लाने के लिए छटनी करेंगे पेटीएम। नए निवेश से 2023 की दूसरी यूनिकॉर्न बनी इनक्रेड। रिलायंस और वाल्ट डिज्नी ने गैर बाध्यकारी समझौता किया हुआ है। विनिवेश के लक्ष्य में एक बार फिर चूक सकती है सरकार। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 51,000 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 10,049 करोड़ रुपए जुटे हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार ने विनिवेश के जरिए 4.20 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। उद्योग व बैंकों के रिश्तों पर आएंगे नए नियम। आरबीआई तैयार कर रहा है विस्तृत नियम। पहले जारी किया जाएगा ड्राफ्ट सर्कुलर। कॉर्पोरेट निवेश फंड में बैंकों को निवेश योजना पर लगाया जा चुका है अंकुश। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही। बैंकों का बैंक भी इसे आप लोग कहते हैं। और 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। 2023 में लोगों ने 8 कुतुब मीनार के बराबर बिरयानी के ऑर्डर दिए। सोचिए, बड़ा अजीब गजीब खबरें रहती हैं, इसलिए कहता हूँ ज़्यादा देखना जरूरी भी नहीं खबरें। राम मंदिर के लिए नायाब घड़ी। अयोध्या में राम मंदिर के लेकर पूरा देश उत्साहित है। हर कोई अपने अपने स्तर पर रामलला के लिए कुछ न कुछ भेंट कर रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ के एक सब्जी विक्रेता अनिल कुमार साहू ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को पेंटेड वर्ल्ड
क्लॉक भेंट किया हुआ है ताकि यह मंदिर पैसे में उपयोग की जा सके एक तरह से। और इस घड़ी की प्रमुख विशेषता यह है कि एक ही साथ 9 देशों का समय बताती है। शाहू ने अयोध्या रेलवे स्टेशन एवं हनुमान गढ़ी के लिए भी पेंटेड वर्ल्ड क्लॉक भेंट किया हुआ है। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। ये विदेश मंत्री जयशंकर रूस पहुंचे, द्विपक्षीय मुद्दे पर करेंगे चर्चा। ये रूस आप देखेंगे ऊपर, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ देखने को मिलेगा आपको। पिचर ने नेपाल के पीएम के रूप में 1 वर्ष पूरा किया हुआ है। देखिए नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, देख लिया करिएगा। ये ब्राजील फुटबॉल परिसंघ को फीफा ने दी धमकी। और ये आप देखिए विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने ब्राजील को चेतावनी दी कि अगर उसने फुटबॉल संस्था के हस्तक्षेप का कारण जर्मनी में नए अध्यक्ष चुनाव होता है तो वह उसकी राष्ट्रीय टीमों और क्लबों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने से निलंबित कर सकता है। जैस्मीन और मनीषा सेमीफाइनल में पहुंची हुई है, देख लीजिए। विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता है मनीषा मौन और जैस्मीन लंबोरिया में सोमवार को यहाँ महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश किया इन्होंने। भारतीय महिला टीम ने नए खिलाड़ियों को मौका दिया। श्रेयासा मन्नस, एक क्रिकेट की बात हो रही है। अध्यात्म में भरोसा है तो ये भी कर लिया करिएगा, देख लिया करिएगा। नेपाल की नदियों के जल से श्री राम का होगा जलाभिषेक, देख लीजिए। आप देखिए नेपाल से भी काफी हमारे सांस्कृतिक संबंध भी जुड़ते मिलते हुए हैं, ठीक है, ये भी आप देखिएगा। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। चीन ने शुरू की दुनिया की सबसे लंबी हाई स्पीड रेल सेवा। 2012 में आज ही चीन ने दुनिया की सबसे लंबी हाई स्पीड रेल मार्ग पर सेवा शुरू की थी। यह मार्ग बीजिंग को 1425 मील दूर ग्वांगजू से जोड़ती है। बुलेट ट्रेन से 186 मील प्रति घंटे की औसत गति से 8 घंटे में यह दूरी तय की। इससे पहले ट्रेन से यात्रा में 22 घंटे लगते थे। हिंद महासागर में आई सुनामी ने कई देशों में मचाई तबाही। 2004 में आज ही इंडोनेशिया के सुमात्रा तट पर 9.1 रिएक्टर तीव्रता वाली भूकंप के कारण हिंद महासागर में आई सुनामी ने भारत, श्रीलंका सहित कई देशों में तबाही मचाई। इसमें 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इससे इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है। ऊधम सिंह ने लिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला। क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह का जन्म 1899 में आज ही पंजाब के संगरूर में हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी। 1924 में क्रांतिकारी संगठन गदर पार्टी से जुड़ गए। जलियांवाला बाग नरसंहार का आदेश देने वाले पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या के इरादे से 1934 में लंदन पहुंचे। 17 मार्च 1940 को डायर हत्या का नरसंहार कर बदला लिया। 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दी गई थी। एआई टूल से पता चलेगा कितनी लंबी आपकी आयु। डेनमार्क की आबादी के आंकड़ों के आधार पर शोधकर्ताओं ने विकसित किया लाइफ टू वेक नामक टूल। और यह टूल किसी शख्स के व्यक्तित्व से लेकर मौत तक की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। गजब, देख रहे हैं टेक्नोलॉजी किस मस पर डुबकी लगाने की आतुरता विश्व भर में। जानिए इसलिए महिलाओं के आंसुओं से पिघल जाते हैं पुरुषों। शोधकर्ता में एक नए अध्ययन में पाया कि महिलाओं के आंसुओं को सूंघने से पुरुष के व्यवहार की आक्रामकता कम हो जाती। शोध में पाया गया ये। जीन से जुड़ी हो सकती है ज्यादा शराब पीने की आदत। दुनिया भर में 10 लाख पियक्कड़ों पर किए गए अध्ययन में सामने आया तथ्य। प्रॉब्लमेटिक अल्कोहल यूज वाले लोगों की जीन में समानता की बात हो रही है। इंटरनेट मीडिया पर छाई दुर्लभ काले बाघ की तस्वीर। ये आपकी मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। मेहनत करिए और ईमानदारी से मेहनत करिए, ठीक है। धन्यवाद।